अस्सलाम वालेकुम। बेटा जैसे कि हमने अपने लिए आप लोगों के लिए एंट्रेंस टेस्ट जो अपकमिंग होगा 25 में, उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने आपके सिंध, फेडरल, पंजाब तीनों बुक्स को इन वीडियोस में कवर करने की कोशिश की है। तो पिछले टॉपिक्स में हम बोन्स का स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्केलेटन और जॉइंट्स के टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अब मस्कुलर सिस्टम की तरफ आते हैं। तो जैसा कि आपको डायग्राम से नज़र आता है, मस्कुलर सिस्टम में हमारे पास 3 तरह के मसल दिखाए गए हैं। इंडिविजुअली एक एक को डिस्कस करेंगे। पहले ज़रा इंट्रोडक्शन पर आएँ तो लिखा है मसल इज़ अ ग्रुप ऑफ बंडल ऑफ टिश्यूज़ इन द बॉडी विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। यानी मसल्स हमारे वो टिश्यूज़ के बंडल हैं या ग्रुप्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और इनकी वजह से मूवमेंट्स होती हैं और इन मूवमेंट से बॉडी के मूवमेंट्स और लोकोमोशन भी फैसिलिटेट होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम की मूवमेंट को भी हेल्प करते हैं। 3 टाइप के मसल्स हैं बेटा हमारे पास, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। तो इंडिविजुअली एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं और इनके बारे में बताया गया है कि यहाँ कोई स्ट्राइशन नहीं होती, यानी जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इनमें कोई स्ट्रिप शेप हमें नज़र नहीं आती, इसीलिए इन्हें स्मूथ मसल्स कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? होलो विट्रल ऑर्गन्स में, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी स्मूथ मसल्स ही पाए जाते हैं। शेप के देखें अगर इन सेल्स की तो स्पाइंडल है और एक ही न्यूक्लियस रखते हैं। कार्डियक मसल्स की बात करें तो नाम ही बताता है कि ये जो आपके मसल्स हैं सिर्फ और सिर्फ हार्ट पर पाए जाते हैं। ये मसल्स स्ट्रेटेड हैं, स्ट्रिप शेप में नज़र आएंगे आपको, लेकिन इनवॉलेंट्री फंक्शंस प्ले करेंगे। कार्डियक मसल ब्रांच होते हैं, बाइफरकेट होते हैं, यानी 2 ब्रांच में डिवाइड होते हैं और इनके सिंगल सेल में या तो एक ही न्यूक्लियस होगा या डबल न्यूक्लिया होते हैं। अब डबल न्यूक्लिया आप देखें जहाँ भी ये ज्वाइन हो रहे हैं, बाइफरकेट हो रहे हैं, वहाँ पर आपको ये न्यूक्लियस नज़र आते हैं। जब एक ही मेम्ब्रेन की कवरिंग में या अटैचमेंट की वजह से, गैप जंक्शंस की वजह से न्यूक्लियाई एक साथ मौजूद होते हैं तो इसे हम सिंसीटियम का नाम देते हैं। तो यहाँ इन्होंने सिंसीटियम का वर्ड यूज़ किया। कार्डियक सिंसिटियम क्या है? ये बता रहे हैं कि एक नेटवर्क है जिसमें कार्डियोमायोसाइट्स जो मसल्स हैं मसल सेल्स हैं हमारे हार्ट पर, वो कनेक्टेड है इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से। ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करती हैं? ये इन्हें रैपिड ट्रांसमिशन इम्पल्सेस की हेल्प करती हैं ताकि एक सेल से दूसरे सेल तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, इम्पल्स पहुंच सके। कार्डियक मसल स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होते हैं, कंटिन्यूस वर्क करते हैं और कभी भी फटीग नहीं होते, इसमें फटीग कंडीशन नहीं आती। रीज़न ये बता रहे हैं कि यहाँ आपको हैवी ब्लड सप्लाई मिलती है, ऑक्सीजनेटेड सप्लाई, और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी काफ़ी पाए जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ फटीग कंडीशन कभी नहीं आती। और वैसे भी अगर हमारा हार्ट फटीग में चला जाए तो फिर बंदा दुनिया से चला जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं तो देखिए स्केलेटल मसल्स, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। ये वो मसल्स हैं जो स्केलेटन से कनेक्ट हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप रखते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं और वो सारे ऑर्गन्स जो वॉलेंट्री हैं हमारे, उनके साथ ये फंक्शन करते हैं, यानी आर्म्स, लेग्स, नेक। और ये अरेंज हैं बंडल्स में और स्ट्राइशन शो करते हैं। कंपैरिजन को देखें तो तकरीबन जो बातें हमने पढ़ी हैं वही बात यहाँ दोबारा रिपीट की गई हैं। स्मूथ मसल्स में स्ट्राइशन नहीं है, कार्डियक और स्केलेटल में है। जबकि स्मूथ मसल की शेप देखें तो स्पाइंडल है, कार्डियक सिलेंड्रिकल है, ब्रांच है, लेकिन स्केलेटल सिलेंड्रिकल है लेकिन अनब्रांच्ड है। स्मूथ मसल मिलते हैं हमें हॉलो विट्रल ऑर्गन्स में, कार्डियक हार्ट में, स्केलेटल स्केलेटन के साथ अटैच। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री है, कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री हैं, स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री हैं। क्रॉस ब्रिज आपको नहीं दिखते, क्रॉस ब्रिज हम आगे डिस्कस करेंगे। ये नहीं मिलेंगे कहाँ आपको स्मूथ मसल में, लेकिन कार्डियक और स्केलेटल में पाए जाते हैं।
स्मूथ मसल में एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमारी बुक ने लिखा है, इसमें लिखा है कि ट्रोपोनिन के बजाय यहाँ पर कालमोड्यूलिन एक्टिन फिलामेंट्स में पाई जाती है, जबकि कार्डियक स्केलेटल में सेम ट्रोपोनिन ही मौजूद रहेगी। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें स्केलेटल मसल की, तो ये बता रहे हैं कि मसल जो है वो मसल फाइबर्स, हज़ारों मसल फाइबर्स से बना होता है, और एक्चुअली जो मसल फाइबर है हम इसे मसल सेल भी कह सकते हैं। तो ओवरऑल मसल ऑर्गन जो है, पूरा मसल जो है हमारा वो कवर होता है एपिमाइसियम से। अगर डायग्राम में देखें आप, तो टेंडन के बाद आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर एपिमाइसियम नज़र आएगी। फिर ये कह रहे हैं कि मसल फाइबर गैदर्ड होते हैं इस एपिमाइसियम के अंदर, बहुत सारे मसल फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, और ये जो ग्रुप है फाइबर्स का, इसे हम फेसिकल और फेशिया का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो हर एक फेसिकल को कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन मौजूद है, पेरीमाइसियम। नेक्स्ट टू एपीमाइसियम डायग्राम में देखें तो पेरीमाइसियम दिखेगी। अगर हम फेसिकल के अंदर देखें तो यहाँ पर हमारा मसल फाइबर मौजूद होता है, जो एक कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन की बनी हुई लेयर्स पर मुश्तमिल है, जिसका नाम है एंडोमाइसियम। आप देख सकते हैं फेसिकल दिखाया, फेसिकल के बाद मसल सेल फाइबर, और इन्हीं के अंदर आपको एंडोमाइसियम भी नज़र आएगी। अगर हम इंडिविजुअल सेल की बात करें तो यहाँ तस्वीर में अगर आप डायग्राम में देखें तो मसल सेल फाइबर को सेल कहा, और फिर इसकी कवरिंग को सार्कोलीमा कहा, और फिर इसके अंदर मोटर न्यूरॉन की अटैचमेंट भी दिखा रहे हैं और मायोफिब्रिल भी दिखा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्केलेटल मसल्स के पास ब्लड सप्लाई मौजूद होती है, नर्व्स मौजूद होती हैं, और नर्व्स जो हैं ये कनेक्ट होती हैं मसल से न्यूरॉन्स की मदद से, ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन को करवाया जा सके, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल कर सके। अगली जो हमारे पास टॉपिक है उसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर बताया जा रहा है। तो मैंने कहा था मसल सेल फाइबर की बात करेंगे तो यहाँ ये कह देगा कि मसल फाइबर कंसीडर्ड एज अ सेल, जो बहुत सारे मायोफिब्रिल से बना है। हर मसल फाइबर के पास कवरिंग है सार्कोलीमा, अभी दिखाई थी मैंने आपको। साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई और माइटोकॉन्ड्रिया हैं। मायोफिब्रिल मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन से अटैच होते हैं, जिन रीजन्स पर अटैच होते हैं वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आपको ज़्यादा अबंडेंस में मिलेंगे। इन ज्वाइनिंग रीजन्स को, जंक्शंस को न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस कहते हैं। तो डायग्राम में आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ें तो फिर से बात की जा रही है कि सार्कोलीमा एक्सटेंसिवली फोल्डेड एज मोटर एंड प्लेट। तो सार्कोलीमा जो है, मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होती है और ये मोटर एंड प्लेट बनाती है। द सार्कोलीमा परमिट्स, सार्कोलीमा से कैल्शियम आइंस को इजाज़त होती है कि वो आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ कैल्शियम चैनल्स और प्रोटीनिक गेटवेज। सार्कोप्लाज्म में देखें अगर हम, तो मेम्ब्रेनस नेटवर्क मिलता है जो मायोफिब्रिल के पूरे पैरेलल चलता है, इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी के दरमियान में आपको टी ट्यूब्यूल्स भी नज़र आएंगे। ये टी ट्यूब्यूल ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स होते हैं, और एक्चुअली जब हमारी मसल की इंफॉर्मेशन आती है, इम्पल्स आती है, तो फिर ये टी ट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचाती हैं, ताकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नथिंग, दीज आर द सेम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन क्योंकि यहाँ ये कैल्शियम आयन स्टोरेज करती हैं और इम्पॉर्टेंट वर्क है कैल्शियम का मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो इसलिए इनका नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा है। अगली एक डायग्राम आपको दिखाई जा रही है जिसमें स्केलेटल मसल फाइबर दिखाया है, सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोमेयर। अब इसको समझना है हमें। सार्कोमेयर के पास अगर आप लाइनिंग देखें तो इन दो लाइंस को जेड लाइन कहा है, और दो जेड लाइन के दरमियान का रीजन सार्कोमेयर है। सार्कोमेयर हम बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन यूनिट को कहते हैं। इस सार्कोमेयर के अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आते हैं ए बेंड और आई बेंड। ए बेंड बने एक्टिन मायोसिन से, आई बेंड बने हैं सिर्फ एक्टिन से। मायोसिन की बात करें तो ये थिक फिलामेंट्स कहलाते हैं, और एक्टिन को हम थिन फिलामेंट्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं बेटा जो आपको याद रखने होंगे। आगे भी सेम चीज़ें ही बताई जा रही हैं कि मायोफिब्रिल में दो तरह के फाइबर्स हैं, एक्टिन मायोसिन।
मायोसिन की थिकनेस ज़्यादा होती है, 16 नैनोमीटर डायमीटर सिर्फ मायोसिन से बना होता है, और ट्विस्टेड फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, और एंड्स पर यहाँ हेड्स मौजूद होते हैं। जबकि एक्टिन फिलामेंट 7 to 8 नैनोमीटर डायमीटर है, तो दैट्स वाई इट्स थिन। डबल स्ट्रैंडेड इसमें एक्टिन मौजूद होती है, साथ साथ दो और प्रोटीन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी है। एक्टिन मोनोमर की बात करें तो इसके पास बाइंडिंग साइड्स होती हैं, वो साइड्स होती हैं जहाँ मायोसिन क्रॉस ब्रिज ने अटैच होना है, मायोसिन ने अटैच होना है सिंपल। ट्रोपोनिन की बात करें तो इसमें 3 तरह की प्रोटीन्स हैं, 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसको हम नाम देते हैं TNC, TNI एंड TNT। हर एक का अपना अलग फंक्शन है। TNC नाम ही बता रहा है कैल्शियम बाइंडिंग के लिए, TNI इनहिबिट करता है एक्टोमायोसिन इंटरेक्शन को, और TNT ये यूज़ होता है बाइंडिंग विद द ट्रोपोमायोसिन, यानी ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग के लिए TNT यूज़ होगा। अगर हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन देखें एक्टिन मायोसिन की, तो ये हमें अल्टरनेट लाइट डार्क रीजन्स सिखाते हैं। इन डार्क रीजन्स को, लाइट रीजन्स को हम स्पेशल नेम देते हैं, लाइक आई बैंड फॉर द लाइट रीजन्स, आइसोट्रॉपिक बैंड्स। एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो आपके आई बैंड बनाते हैं, और जेड लाइन्स यहाँ डिस्क मिडल लाइन है, एक्टिव फिलामेंट्स ऑफ आई बैंड कनेक्टेड बाय जेड लाइन। एक्टिन फिलामेंट किससे कनेक्ट होता है? जेड लाइन से, जेड डिस्क भी कहते हैं, जेड जुइशिन मिडल भी कहते हैं इसको, इन बिटवीन मीनिंग भी ली जाती है, ये जर्मन वर्ड है। आगे बढ़ते हैं तो हमें एक डिटेल डायग्राम नज़र आती है, जिसमें आपको एक्टिन फिलामेंट नज़र आते हैं जो अटैच है जेड लाइन से, मायोसिन फिलामेंट सेंट्रली अटैच है, एम लाइन आपको नज़र आ रही है जो कि इन मायोसिन फिलामेंट्स के दरमियान में मौजूद है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपके मायोसिन फिलामेंट्स हैं, इनके दरमियान में कुछ स्पेस खाली हैं, रीजन्स हैं, इनको एच जोन कहते हैं। तो हम देखते हैं आगे लिखा है यही चीज़ है। डार्क रीजन्स के पास थिक मायोसिन फिलामेंट है जो ओवरलेप कर रहे हैं। देखिए इनके कुछ रीजन्स एक्टिन के साथ भी हैं, तो कम्प्लीटली अगर हम ए बैंड की बात करते हैं तो वो सिर्फ मायोसिन से नहीं बल्कि एक्टिन से भी बना है। ए का वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं एनाइसोट्रॉपिक, मायोसिन फिलामेंट से एमलाइन की मदद से कनेक्ट है या एम डिस्क पर कनेक्ट है, और एम की मीनिंग यहाँ होती है मायोमेसिन प्रोटीन। ए बैंड स्लाइटली डार्क रीजन रखता है, स्लाइटली लाइटर रीजन रखता है। मैंने कहा था ए बैंड के दरमियान में ब्राइट रीजन मौजूद होगा, क्लियर रीजन मौजूद होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज एच और हीले। अब हीले की मीनिंग लाइट होती है या ब्राइट भी कहते हैं। रीजन बिटवीन टू जेड लाइन इज सार्कोमेयर। अब यहाँ इन्होंने डायग्राम में आपको ट्विस्टेड हेड्स दिखाए हैं, तो सॉरी हेड्स दिखाए हैं, ट्विस्टेड टेल दिखाई हुई हैं किसकी? मायोसिन की। जबकि एक्टिन को देखें तो एक्टिन में 2 एक्टिन हैं, फिर ट्रोपोमायोसिन नज़र आएगा, ट्रोपोनिन भी नज़र आती हैं। अब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो मसल कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, अब हमारी बुक ने इसे तो नाम दिए हैं हूफ हक्सले एंड जीन हैंसन, इन्होंने 1954 में ये थ्योरी दी थी। इनका क्या कहना था कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो सार्कोमेयर शॉर्ट होती है, थिक और थिन फिलामेंट की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, ये सिर्फ स्लाइड करते हैं। जबकि दोनों तरफ से जो हमारे थिन फिलामेंट्स हैं वो सेंटर की तरफ आते हैं, और जब ये होगा तो एच जोन और आई बैंड नेरो हो जाएंगे, एच जोन हम कहते हैं डिसअपियर हो जाता है, ऐसा भी लिखा है फेडरल की बुक ने, आगे देखेंगे हम। और जो रीजन्स हैं ओवरलेप करने वाले वो वाइड हो जाते हैं, जेड लाइन करीब आ जाती हैं, मसल कांटेक्ट करता है। ये जो पूरा पैराग्राफ है बेटा, ये याद रखना है आपको अपनी बुक के हिसाब से भी और फेडरल पंजाब के हिसाब से भी। आगे बढ़ें तो क्रॉस ब्रिज साइकिल। क्रॉस ब्रिज साइकिल में बेटा सिंपल लाइन ये समझनी है कि जब मसल फाइबर को स्टिमुलेट किया जाएगा तो इम्पल्स रिलीज होगी, ये इम्पल्स पहुंचेगी मोटर एंड प्लेट पर। मोटर एंड प्लेट बेसिकली बेटा हम किसे कहते हैं? जब मसल के जो सेल की रीजन है, मसल फाइबर अटैच होगा किसके साथ? एक्सॉन के साथ। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि न्यूरॉन न्यूरॉन से कनेक्ट होकर सिनेप्स बनाता है, तो यहाँ आप सिनेप्स के बजाय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट का वर्ड यूज़ करते हैं। मोटर न्यूरॉन रिलीज़ करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, जो कि ओपन करेगा
टी ट्यूब्यूल के गेट्स और फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को रिलीज़ करेंगे। कैल्शियम आयन रिलीज़ होकर ट्रोपोनिन पर अटैच होगा, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन डीपोलराइज होगी और मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्टिन पर अपीयर हो जाएंगे, यानी जो छुपा कर रखे हुए थे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्टिन ने वो अपीयर होंगे। नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, मायोसिन हेड को ऊपर उठाया जाएगा एनर्जी की मदद से, यानी एटीपी यूज़ होगा, एटीपी हाइड्रोलाइज होगी, तो एडीपी और फॉस्फेट बनेंगे एटीपी एंजाइम की मदद से। इसकी वजह से मायोसिन का जो हेड है वो एक्सटेंड होगा, एक्टिन पर अटैचमेंट करेगा और हम इसको एक पावर स्ट्रोक का भी नाम देते हैं। ये बेटा टॉपिक आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपको बस ये बात याद रखनी थी कि एसिटाइल कोलिन का रिलीज होना है, ठीक है, और टी ट्यूब्यूल्स की मदद से कैल्शियम का ओपन होना। अब जब ये आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो रिलैक्सेशन के लिए जो दो लाइन है वो उसको ज़रा समझ लें कि नर्व इम्पल्स जब सीज होगी तो टू इवेंट्स रिलैक्स द मसल फाइबर, दो इवेंट रिलैक्स करेंगे मसल फाइबर को। पहले इवेंट में एसिटाइल कोलिन जो सिनेप्स रीजन पर, सिनेप्स कह दें, मोटर एंड प्लेट कह दें, यहाँ मौजूद था, वो डिकम्पोज होगा एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस। ये बेटा जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी कि जब हमारे पास ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं तो या तो इन्हें रीअपटेक कर लिया जाता है या डाइजेस्ट कर लिया जाता है ताकि ये कॉन्स्टेंटली अपना काम ना करते रहें। अगली अगर हम बात करें तो एक डायग्राम है, उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट करें। तो दिस एंजाइम प्रेजेंट इन सिनेप्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ मोटर एंड प्लेट। एक्शन एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा सिंगल नर्व इम्पल्स फ्रॉम कंटिन्यूस स्टिमुलेटिंग, तो मैंने अभी बताया। दूसरा इवेंट क्या होगा, जब एसिटाइल कोलिन ब्रेक किया जाएगा तो स्टिमुलस जो है सार्कोलीमा का पर और मेम्ब्रेन मसल वो भी कम हो जाएगा। कैल्शियम पम्प फिर से रिक्वायर होगी, एटीपी क्विकली मूव कैल्शियम आयन बैक इनटू द सार्कोप्लाज्म, कैल्शियम वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, मसल फाइबर रिलैक्स हो जाएगा। अब बेटा हम फिर से बैक चलें तो ये जो मैं डायग्राम की बात कर रहा हूँ इसमें आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। नंबर 1 डायग्राम को देखें तो मायोसिन क्रॉस ब्रिज अटैच हो रहा है एक्टिन फिलामेंट पर बाय यूजिंग एटीपी। जब तक एटीपी और पी अटैच थे, देखें इसमें बेंडिंग नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही एटीपी और पी रिलीज़ होते हैं तो यहाँ वर्किंग या पावर स्ट्रोक होता है और अब आप देखें तो मायोसिन के हेड्स जो हैं वो बेंड कर गए हैं और इसी की मदद से ये पुल करेंगे सेंटर की तरफ, किनको, आपके एक्टिन फिलामेंट्स को। अब जब इसे डिटेच होना है तो मायोसिन हेड लो एनर्जी, तो न्यू एटीपी अटैच हो जाएगी कहाँ पर, मायोसिन हेड पर, और ये यहाँ से देखें डिटेच हुआ तो आपके जो थिन फिलामेंट्स हैं वापस अपनी पोजीशन पर आएंगे, इट मीन्स रिलैक्सेशन होगी। तो जस्ट 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एटीपी के यूटिलाइजेशन से और एटीपी के अटैचमेंट से, दोनों से ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है। अगले टॉपिक पर आते हैं तो एक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होते हैं बेटा, यहाँ लिखा है द एबिलिटी ऑफ मसल टू अपोज द एक्शन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द अदर मसल अगेंस्ट वर्किंग एंटागोनिज्म, ऐसे सिंपली याद रख लें। अगर एक रिलैक्स होगा तो दूसरा कॉन्टैक्ट करेगा। अब नी जॉइंट कह रहे हैं, इसकी लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट है। इट इज़ फॉर्म बाय आर्टिकुलेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ फीमर एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबियल बोन। कैसे बना है, डिस्टल एंड फीमर का दूर वाला हिस्सा ऐसे समझें, प्रॉक्सिमल एंड टिबिया का करीब वाला हिस्सा, while and anterior to the junction of these bones patella bone is articulated। patella हमने पढ़ी थी, नी कैप। एंटागोनिस्टिक मसल ऑफ द नी जॉइंट आर ग्रुप ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल, इनका नाम याद रखना है, हैमस्ट्रिंग मसल्स। इनमें दो तरह के मसल्स हैं, फ्लेक्सर्स, ठीक है, ये क्वाड्रीसेप मसल्स भी हैं, और एक्सटेंसर्स। फ्लेक्सर्स को हम कहते हैं जो कि बेंड करते हैं हमारे बोन्स को, जॉइंट्स को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, एक्सटेंसर्स ओपन करते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल्स कह रहे हैं 3 इंडिविजुअल मसल से बने हैं जिनकी लोकेशन है थाई पर, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, हिप, और इंसर्ट हो रहे हैं
नी पर। हैमस्ट्रिंग टेंडन अटैच टू बोन्स, हैमस्ट्रिंग की जो टेंडन्स हैं वो अटैच होती हैं पेल्विस बोन से, नी से और लोअर लेग से। हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत सारे काम करते हैं, बेंडिंग नी जॉइंट, एक्सटेंडिंग, रोटेटिंग ऑफ द हिप जॉइंट। अच्छा, ये फिर से दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा, सेम ही बातें बताई गई हैं जो हमने पहले डिस्कस की। तो मैं मज़ीद आगे चलूँ। क्वाड्रीसेप क्या होता है बेटा? जो 4 डिफरेंट मसल से बना होता है। बाहर कोई शादी वादी हो रही है, दैट्स वाई आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी आवाज़ सुनने में। आप फोकस करें बस आवाज़ पर और वीडियो पर। अच्छा जी, ये कह रहे हैं क्वाड्रीसेप बना है 4 डिफरेंट मसल से। इट इज़ इन द एंटीरियर रीजन ऑफ फ्लेक्सर एंड नी एक्सटेंसर। They form the bulk of the thigh and collectively are one of the most powerful muscles in the body. Quadriceps all work to extend, स्ट्रेट करने के काम आते हैं। क्वाड्रीसेप्स प्राइमरी एक्टिव इन किकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, रनिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं कुछ डिसऑर्डर मसल्स की, जिसमें मसल फटीग है। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। मसल फटीग कब होती है? जब भी हमारे मसल्स में कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज, परसिस्टेंट एक्सरसाइज हो लॉन्गर पीरियड टाइम तक, तो हमारे मसल्स में कांटेक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है, जिसको हम फटीग कहते हैं। और मेनली इसका जो रीज़न है वो लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से। और ये कब जमा होता है? जब हमारे पास एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या एनाएरोबिक एटीपी प्रोडक्शन हो। लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच लो होगी मसल्स में, तो लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होगा तो फिर ये डिफ्यूज़ आउट होगा मसल फाइबर से और फिर ब्लड में आएगा और लिवर पर जाएगा। लिवर सेल्स लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बना सकते हैं। इसके लिए एटीपी की ज़रूरत होगी और एटीपी प्रोडक्शन कंडीशन विद अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तब तक नहीं हो सकती जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। देयरफॉर व्हेन अ पर्सन रेस्ट एंड एक्वायर्स इनफ ऑक्सीजन, तो फिर जब हम रेस्ट करते हैं ऑक्सीजन मिलती है तो लैक्टिक एसिड लिवर पर टूट कर नॉर्मली ये रिमूव कर दिया जाता है। क्रैम्प क्या है बेटा? पेनफुल स्टिफनेस मसल ड्यू टू द सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। तो अचानक से एक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो, इसको हम मसल पुल भी कहते हैं सिंपली, क्रैम्प्स। A person feels sudden tightening as if they have flexed their muscles while actually relaxed. तो मसल रिलैक्स पड़ा है लेकिन आपको फील ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है और कॉन्ट्रैक्टेड हो गया है। ऐसे क्यों हुआ है? मसल क्रैम्प्स हैव सेवरल कॉज लाइक ओवर यूज ऑफ मसल वाइल एक्सरसाइजिंग, ओवर यूज़ की वजह से, मसल इंजरीज़ की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम की कमी की वजह से, ब्लड सप्लाई लो लेग्स की तरफ फिजिकल एक्टिविटीज़ में। यूजुअली क्रैम्प्स कैन बी रिलीव बाय स्ट्रेचिंग और जेंटली मसाजिंग द मसल। तो मसाज से ये सिंपली यूज दूर हो जाता है या फिर हीट और आइस सप्लाई अप्लाई करने से भी ये दूर हो जाता है, या हम बॉडी को डिहाइड्रेट करें तब भी ये दूर हो जाते हैं। लास्ट टॉपिक की तरफ चलें तो ये बेटा यहाँ सिर्फ आपको 2-3 बातें याद रखनी होंगी। टेटनी और टेटनस। टेटनस क्या है? इन्फेक्शियस बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है। बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। मैं पहले टेटनस को बता दूँ। टेटनस क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ आईवी ड्रग्स कंटामिनेटेड अगर हुई उसकी वजह से। बैक्टीरिया न्यूरोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, टेटनोस्पेज़मिन कहा जाता है इन्हें, और ये सिनेप्स पर एक्शन करते हैं और मस्कुलर स्पाज्म काज करते हैं। तो स्पाज्म किसे कहते हैं? इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन को कह सकते हैं हम सिंपली स्पाज्म, एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ टेटनी में लास्ट लाइन लिखा है, पर्सन में डाई व्हेन द इन्फेक्शन बिकम सीवियर। तो बचपन में बच्चों को ये पैदाइशी जो टीके लगते हैं उनमें टेटनस भी शामिल होता है, और टेटनस रेगुलर बेसिस पर आपको लगाया भी जाता है एटीएस के नाम से, जब आप कोई रोड इंजरी का शिकार होते हैं। टेटनी या टेटनिक सीजर क्या है बेटा? ये मेडिकल साइंस है जिसमें इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल की, caused by disorder that increase the action potential frequency of muscle cells in the nerves. Tetany can be the result of electrolyte imbalance. तो फिर से कैल्शियम का लो होना, हाइपोकैल्सीमिया या मैग्नीशियम या पोटाशियम की डेफिशिएंसी या एसिडोसिस की वजह से भी या अल्कलोसिस की वजह से भी हो सकता है। इसमें कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होंगे,
विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एसोसिएट कर सकती है, हाइपोकैल्सीमिया भी एसोसिएट करती है, और इसमें भी पर्सन की डेथ हो सकती है अगर ये रेस्पिरेटरी रीजन पर टेटनी हो। तो यहाँ तक कि आपकी सिंध की बुक का सारे टॉपिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो हमें फेडरल की बुक से भी टॉपिक देखने हैं। तो मैं कोशिश करूँगा बेटा जो इसमें इंडिविजुअल या यूनिक पॉइंट हो हम उस पर हाईलाइट ज़्यादा करें, जो सेम हो उनको बार बार रिपीट हो जाएगा आपका, बस इस तरह से हम इसे देखते हैं। तो फिर से यहाँ मसल्स के शुरू किया मैंने, तो फिर से वही बातें की गई हैं, बस यहाँ पर एक उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया है, स्टडी ऑफ मसल मायोलॉजी। और मसल्स का काम है बॉडी पार्ट्स को, पोस्चर पोजीशंस को, बॉडी फ्लूइड्स को, हीट प्रोडक्शन के लिए भी 3 तरह के मसल्स हैं। स्मूथ मसल में इन्होंने एक बात लिखी है, मायोफ्लेमेंट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज इन सार्कोमेयर्स। ठीक है, ये बात हमारी बुक ने नहीं लिखी, बाकी सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं मायोफ्लेमेंट्स यहाँ ऑर्गेनाइज नहीं होते सार्कोमेयर में, तो स्मूथ मसल्स कोई स्ट्रेटेड अपीयरेंस शो नहीं करते हैं। बाकी बेटा यहाँ पर ये कह रहे हैं इनके पास आपको नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल इंटरमीडिएट फ्लेमेंट्स मिलते हैं। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री हैं, यानी इनकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लो होती है। अच्छा जी, कार्डियक मसल्स में कोई नई बात नहीं है, सब कुछ सेम है, बस इंटरकैलेटेड डिस्क हैं जिसमें गैप लाइक जंक्शन, गैप जंक्शंस की बात की हुई है, और ये एक्शन पोटेंशियल्स को ट्रांसफ़र करने में मदद देते हैं। तो हमने कहा था यहाँ सेल टू सेल अटैचमेंट मौजूद होंगी। ठीक है, स्केलेटल मसल्स की बात करें हम, तो स्केलेटल मसल्स में जो यूनिक बात है वो तो कोई ख़ास इन्होंने नहीं की। हाँ, इस डायग्राम को ज़रूर देखें, तो हमारे पास भी थी। यहाँ पर जो बात इम्पॉर्टेंट है वो तो हमने काफ़ी कर ली हैं, अनस्ट्रिप शेप, इरेगुलर स्ट्रिप और रेगुलर स्ट्रिप शेप, स्पाइनल ब्रांच और सिलेंड्रिकल न्यूक्लाई की हमने बात की। तो कार्डियक मसल को देखो, ये लिख रहा है 1 पर सेल, और मैंने कहा था जहाँ ज्वाइन होंगे वहाँ 2 न्यूक्लाई होंगे, लेकिन अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो मैनी पर सेल। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की इन्होंने बात की है, स्लो है बहुत स्मूथ मसल्स की, रिदम में होती है या इंटरमीडिएट है कार्डियक मसल्स की, और स्लो टू रैपिड हो सकती है स्केलेटल मसल्स की। कॉन्ट्रैक्शन कौन प्रोड्यूस करता है? स्मूथ मसल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम याद रखना है। कार्डियक में स्पॉन्टेनियस है, खुद कैसे, आपको याद होगा पेस मेकर होता है इनके पास, ऐसे नोड होती है। स्केलेटल मसल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। फंक्शंस में तकरीबन बातें सेम हैं, वॉलेंट्री की भी बात हमने की हुई थी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। आगे बेटा इन्होंने एक अलग बॉक्स में आपको बता दिया है कि हर एक मसल की आउटर कवरिंग एपीमाइसियम है, जिसके अंदर बंडल्स मौजूद होते हैं। मसल्स जो हैं वो बंडल्स में हैं, इन बंडल्स को फेसिकल्स कहते हैं, फेसिकल्स की कवरिंग को पेरीमाइसियम, और फिर हर मसल फाइबर की जो फेसिकल के अंदर है उसकी कवरिंग को एंडोमाइसियम कह रहे हैं। बाकी कोई भी नई बात यहाँ नहीं है, यहाँ भी वही बात बताई जा रही है कि लाइट डार्क रीजन शो करते हैं, मसल बंडल से बने हुए हैं, इनमें कोलेजन फाइबर्स मौजूद होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होंगे, और वो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो मसल्स और बोन्स को ज्वाइन करते हैं उन्हें टेंडन्स कहते हैं। बाकी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा, सेम ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, टीट्यूब्यूल्स बात की कर चुके हैं हम। मायोफाइब्रिल्स, अब यहाँ इन्होंने मायोफाइब्रिल्स का डायमीटर दिया है 1 to 2 माइक्रोमीटर, और ये बता रहे हैं कि मायोफाइब्रिल्स में थिन और थिक मायोफ्लेमेंट्स मौजूद हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर में भी बेटा सेम बातें लिखी हुई हैं, बल्कि हमारी बुक ने एम लाइन को ज़्यादा डिफ़ाइन किया है, इन्होंने ख़ास डिफ़ाइन नहीं किया। आई बैंड, ए बैंड, जेड लाइन, सार्कोमेयर सेम है सब कुछ। और इसमें बस एक बात आपको याद रखनी होगी, जो अगर हम देखें तो सेकंड पैराग्राफ में देखें, इन सेंट्रल रीजन ऑफ सार्कोमेयर थिन एंड थिक फिलामेंट्स ओवरलैप, transverse section in these regions indicate that 6 thin myofilaments surrounded each thick filament। ये याद रख लो, ये बच्चे अक्सर कहते हैं हमारी किताब में तो है नहीं, और ये वाला सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। यानी सिंपली आप ऐसे याद रखें कि मायोसिन इज कवर्ड और सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये एक नया पॉइंट है, मैंने कहा था जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम यहाँ देखेंगे, बाकी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है।
यहाँ भी इन्होंने सेम बात की, 16 नैनोमीटर, 7 to 8 नैनोमीटर डायमीटर, ट्रोपोनिन की 3 रीजन्स, सब कुछ सेम। मसल कॉन्ट्रेक्शन की तरफ आते हैं तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में भी इन्होंने क्रॉस ब्रिज सेम ही बात की हुई है। यहाँ इन्होंने बस डायग्राम थोड़ी सी अच्छी बताई हुई है कि आपको सिंपल तरीके से याद रख सकें। एक्टिन फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं और डार्क रीजन सेंट्रल मायोसिन नज़र आ रहे हैं जो रेड या ऑरेंज कलर से दिख रहे हैं आपको। एम लाइन नज़र आ रही है इसमें, ठीक है। और कॉर्नर्स को देखें अगर आप तो एक्टिन मायोसिन के ये ओवरलैपिंग फॉर्म में है। तो एच जोन आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ, ठीक है। अब इसमें बेटा जो आपको बात याद रखनी है वो इसका लास्ट पैराग्राफ है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एमसीक्यू पूछते हैं कि दिस इवेंट अकर साइमल्टेनियसली इन सार्कोमेयर थ्रू आउट द सेल, द मसल सेल शॉर्टन्स, द आई बैंड शॉर्टन्स, आई बैंड शॉर्ट होते हैं, the distance between successive Z disc reduce, H zone disappear, and the contiguous A bands move closer together but do not change in their length। तो देखिए लेंथ चेंज नहीं होती, ये बात यहाँ भी लिखी हुई है। तकरीबन दोनों में एक ही बात है, बस थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट कर दिया है, हमारी बुक ने उसे अच्छे ब्रीफ तरीके से बताया है। क्रॉस ब्रिज का कंट्रोल बेटा अगर हम देखें तो यहाँ कोई भी चेंज नहीं है, सेम बता रहे हैं। इम्पल्स पहुँचती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से, सार्कोलीमा, टी ट्यूब्यूल्स, फिर कैल्शियम गेट ओपन होते हैं, कैल्शियम रिलीज होता है साइटोसोल में, फिर ये ट्रोपोनिन पर अटैच होगा, ट्रोपोमायोसिन जो रीजन्स थे एक्चुअली ये सेम कॉपी पेस्ट ही है जो आपने वहाँ देखा था, सब कुछ सेम ही लिखा है। एंटागोनिस्टिक मसल्स में अगर हम देखें तो यहाँ नई बात सिर्फ लिगामेंट की डेफिनेशन है और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने दिए हैं जो हमारी बुक ने नहीं दिए। वो क्या है बेटा? बोन्स आर अटैच्ड टू द बोन्स विद द कनेक्टिव टिश्यूज लिगामेंट, या मसल कॉन्टैक्ट, वन एंड नॉर्मली रिमेन्स स्टेशनरी एंड अदर एंड इज ड्रॉन टूवर्ड्स इट। एंड विच रिमेन्स स्टेशनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर एक एंड जो है वो स्टेशनरी रहता है, स्टेशनरी एंड को ओरिजिन कहते हैं, और जो मूव कर रहा है उसे हम कहते हैं इंसर्शन। बोथ आर द पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट टू द बोन्स। एवरी मसल हैज इट्स ओन ओरिजिन इंसर्शन। बेले इज द थिक पार्ट बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन, यानी बेले जो है सेंट्रल, बेले हम कहते हैं वैसे एब्डोमेन रीजन को भी, यहाँ हम कहेंगे कि दो मसल्स का जो सेंट्रल रीजन है उसको बेले कहा जा रहा है। तो ये कह रहे हैं नॉर्मली द बोन्स ऑफ इंजर्शन इज पुल्ड अपॉन व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रॉन टुवर्ड्स ओरिजिन, नो बोन मूविंग ऑन द अदर एट जॉइंट्स। फ्लेक्सर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बेंड करेंगे, एक्सटेंसर्स ये मैंने बताया और एंटागोनिस्टिक बताया। नी को बेटा टिबियोफिमोरल जॉइंट इन्होंने लिखा है, बाकी इन्होंने साफ क्लियर लिखा है कि ये भी हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं जो हमारे बैक ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द लेग यानी थाई पर, थाई के बैक पर मौजूद होते हैं। मेजर हैमस्ट्रिंग मसल्स बाइसेप फेमोरिस है जिसमें दो ओरिजिन है, ठीक है। बाइसेप फेमोरिस है जिसमें दो ओरिजिन है, एक पेल्विक गिडल और दूसरा टॉप ऑफ फीमर। इंसर्शन की बात करें तो एट इट्स इंसर्शन द टेंडन डिवाइड इनटू टू पोर्शंस टू अटैच द अपर पार्ट ऑफ टिबिया एंड फिब्यूला। फिर से कह रहे हैं एक्सटेंशन इज कैरीड आउट बाय एक्सटेंसर मसल्स, और मेन एक्सटेंसर मसल क्वाड्रिसेप्स हैं, ये हमारी बुक ने भी लिखा था। इनके ओरिजिन बता रहे हैं इलियम फीमर, और ये टेंडन की मदद से पटेला पर ज्वाइन हो जाते हैं। तो तकरीबन बातें सेम हैं। ये मैंने एक जो है वो कॉपी पेस्ट किया है पार्ट, ये आपके पास जो है वो मौजूद है किसमें कि पंजाब की बुक में। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ऑफ एल्बो जॉइंट बाय बाइसेप ट्राइसेप। एल्बो जॉइंट की बात कर रहे हैं हम, बाइसेप बेंड आर्म एट द एल्बो जॉइंट एंड ट्राइसेप स्ट्रेंथ, ठीक है। ये बाइसेप ट्राइसेप आपको पता है, या जो बॉडी बिल्डर बच्चे हैं हमें उन्हें पता है। बाइसेप ब्रेकाई मसल्स अराइज बाय टू हेड्स फ्रॉम स्केपुला and is inserted into the medial surface of the radius bone. Other two muscles lie below bicep brachia. The two muscles are brachialis and brachioradialis. ये नाम याद रखना है आपने। The brachialis is inserted in ulna. ulna में brachialis है, brachioradialis नाम ही बता देगा आपको कहाँ, रेडियस में। तो ये दो पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं, ब्रेकियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस।
अच्छा जी, फिर इन्होंने भी डिसऑर्डर्स लिखे हैं, मसल फटीग सेम रीज़न, क्रैम्प को इन्होंने कहा टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन है, इसे हम टॉट भी कहते हैं, मसल टॉट, अचानक से कुछ सेकंड्स के लिए एक बल सा आ जाता है, एक टाइटनेस हो जाती है मसल में। टेटनी और टेटनस को इन्होंने सिंपल बताया है कि कैल्शियम की कमी की वजह से टेटनी होती है, और क्यों होता है, रिजल्ट इन एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स एंड द लॉस ऑफ सेंसेशन। टेटनस क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, और इसमें बैक्टीरियल अटैक है। अब आते हैं हम पंजाब की बुक में। तो पंजाब की बुक क्या कहती है इनके बारे में, तकरीबन सेम ही बातें हैं बेटा, कोई नई बात नहीं हुई है। तो देखें आप, मसल अपीयरेंस स्ट्रिप रेगुलर, ठीक है, शेप की बात की, 1 पर सेल मैनी पर सेल लिख रहे हैं, कार्डियक को मैनी नहीं लिखना है, ये गलत है पंजाब की बुक में। कॉन्ट्रेक्शन की स्पीड ठीक है, सेम लिखा है, बाकी सब कुछ सेम। स्मूथ मसल्स में कोई नई बात नहीं है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। कार्डियक मसल्स में भी कोई नई बात नहीं है, ठीक है। हमने कहा था कि यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई हो सकते हैं, वो ज्वाइनिंग की वजह से था। स्केलेटल मसल्स में भी, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा तेज़ी से चला गया, मैं दोबारा रिपीट कर दूं तो यहाँ देखें आप तस्वीर में, मैं फिर से रिपीट कर दूं, पंजाब की बुक में तो मसल में इन्होंने कार्डियक मसल्स में लिख दिया है मैनी पर सेल, न्यूक्लियस के बारे में, ये गलत है। 1 to 2 आप याद रखेंगे, बाकी स्मूथ मसल्स कार्डियक मसल्स में कोई भी चेंजिंग यहाँ नहीं बताए गए, ठीक है, सब कुछ सेम ही है जो हमने दोनों बुक से देखा है। तो मैंने कहा था आपसे सिर्फ उन चीज़ों को पॉइंट आउट करें आप भी जो डिफरेंट हो, यानी हमारी बुक में नहीं है। हाँ, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि सर ये वहाँ लिखा है या ऐसा लिखा है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे। तो फिर आपको फेडरल की बुक को प्रीफरेंस देनी होगी, बिकॉज अगर पीएमसी टेस्ट लेता है तो फेडरल की बुक अथेंटिक बुक मानी जाती है। अच्छा जी, स्केलेटल मसल्स में भी कोई ख़ास बात नहीं, टेंडन्स की हम बात कर चुके हैं। स्केलेटल मसल फाइबर, इन्होंने यहाँ डायमीटर बताया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है। कह रहे हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स आर ह्यूज सेल्स, देयर डायमीटर इज 10 to 100 माइक्रोमीटर, दिस इज़ द न्यू पॉइंट। और इन्होंने बताया है हमारे पास मसल्स में लार्ज अमाउंट में ग्लाइकोजन होता है, और ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन मायोग्लोबिन, जो रेड पिगमेंट है, स्टोर करता है ऑक्सीजन को। बाकी मायोफिब्रिल्स की लेंथ सेम है, एच जोन सब कुछ सेम लिखा है, ठीक है, कोई ख़ास बात इसमें नहीं है, कोई नई बात इसमें नहीं है। तो हम आगे बढ़ें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में भी आपको कोई नई चीज़ नज़र नहीं आती, ठीक है। इसमें भी थिक फिलामेंट 16 नैनोमीटर सब कुछ सेम लिखा हुआ है बेटा, और इसमें भी 7 to 8 नैनोमीटर थिन फिलामेंट बिल्कुल सही है, कोई नई बात यहाँ नहीं है। लेकिन लास्ट लाइन को फिर से रिपीट रखें, ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में यहाँ पर इन्होंने साइंटिस्ट के नेम्स में थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है हमें, ये कह रहे हैं दोनों हक्सले थे, कोफ हक्सले था, हमारी बुक ने जो है वो हैंसन का नाम यूज़ किया था, बाकी तो सेम ही है स्लाइडिंग फिलामेंट, और कोई नई बात इसमें भी नहीं बताई गई है। ब्रिजेस के कंट्रोल बेटा सेम है जो हमने पढ़ा था, सेम एसिटाइल कोलिन आएगा, सेम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, सब कुछ सेम ही है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर फिर ये हमें क्यों बताया जा रहा है, इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। आपके सामने तीनों बुक्स रख दी गई हैं ताकि आपके लिए आसानी हो कि देखें, हम बच्चे परेशान होते हैं कि जी सिंध को देखें, पंजाब को देखें, फेडरल को देखें, तो इस तरह से देखना है जिस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप सिर्फ उन चीज़ों को नोट डाउन करें जो हमारी किताब में नहीं है, फेडरल में नहीं है, अदरवाइज बाकी चीज़ों को तो एक ही चीज़ है, सब कुछ सेम लिखा हुआ है। अब यहाँ एक नई चीज़ है, देखें, अगर हम देखें तो एक रीज़न भी है इन्होंने, तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। सेकंड लाइन्स में पढ़ रहा हूँ, आफ्टर डेथ द अमाउंट ऑफ एटीपी इन द बॉडी फॉल्स, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द ब्रिजेस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन सो मे रिमेन फर्मली बाउंड। हम कहते हैं मुर्दा अकड़ता है या फिर उसकी बॉडी जो है स्टिफ हो जाती है डेथ होने के बाद, तो इस स्टिफनेस को राइगर मॉर्टिस कहते हैं। ये क्यों होता है, एटीपी अवेलेबल नहीं होती तो मसल रिलैक्स नहीं हो पाता, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है बेटा, कैल्शियम आयन का रोल बता रहे हैं, ठीक है, मोटर यूनिट बता रहे हैं जिसको मोटर एंड प्लेट कह रहे थे हम,
और टी सिस्टम की बात कर रहा है यहाँ पर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इन्होंने येलो बॉक्स में क्लियरली बता दिया है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूस सिस्टम है सार्कोट्यूब्यूल्स का, जो सार्कोप्लाज्म, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा है, लेकिन इसके पास राइबोसोम्स नहीं है और ये स्पेशलाइज रिपीटिंग पैटर्न दिखाते हैं। ऑल और नन रिस्पॉन्स की यहाँ इन्होंने बात की है, हमारी किताबों में नहीं है। द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ईच मसल फाइबर इज बेस्ड ऑन ऑल और नन प्रिंसिपल। ये क्या है? ऑल ऑफ इट्स फाइब्रल्स पार्टिसिपेट इन कॉन्ट्रेक्शन, या तो सारे ही कॉन्ट्रेक्शन में हिस्सा लेंगे या कोई भी नहीं लेगा। द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रेक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फाइबर दैट पार्टिसिपेट इन कॉन्ट्रेक्शन। बाकी बेटा मसल्स के लिए एनर्जी हमने बात की, इन्होंने लैक्टिक एसिड को इस तरह से बताया हुआ है, लेकिन यहाँ एक और नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए एटीपी एनर्जी देती है, और एटीपी एरोबिक ब्रेकडाउन ग्लूकोज से आती है, और इस ग्लूकोज कहाँ से आया? ग्लाइकोजन से। जब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो एक और एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस मौजूद होता है जिसका नाम क्रेटिन फॉस्फेट है, सीपी से याद रखें इसको। Sometime during oxygen deficiency, very high metabolic activity such as prolonged strenuous activity, ATP requirement is met by anaerobic breakdown. लैक्टिक एसिड बनता है। अभी कह रहे हैं लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन मसल फटीग काज करेगा। जब आप रेस्ट करते हैं तो 1/5 ऑफ द लैक्टिक एसिड इसको ब्रेक डाउन किया जाता है एरोबिकली एनर्जी बनाने के लिए, और 4/5 यानी 4th पोर्शन ऑफ द 5, तो ऐसे कह लें 4 में से 5 हिस्से, 5 में से 4 हिस्से लैक्टिक एसिड के लिवर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमारी किताबों में नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट द मसल इन स्केलेटन। तो जितने भी स्केलेटल मसल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं, तो आप लोग इनको रिव्यू करते रहें। जो भी सजेशन हो, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।